Assalamu alaikum all of you. Hope so you all are fine and doing very well. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. आज जो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए पैथोलॉजी का जो है एक टॉपिक है जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स एंड द सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम आर बेसिकली होते इसलिए कि उनमें एनियोप्लोइडीज हो जाती हैं ड्यू टू मियोसिस नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड द व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होते मेल है लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ होते हैं, एक्स एक्स वाई, ठीक है। होते ये मेल है लेकिन इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ये पेशेंट जो है ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मेल है, चूंकि मेल है और इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी एक्स, तो ये दोनों जो मेल एंड फीमेल के जो है कैरेक्टरिस्टिक के साथ अपीयर होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें टेस्टिस होते हैं, ठीक है, लेकिन स्मॉल टेस्टिस होते हैं, स्मॉल एंड फर्म, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से जो वाई क्रोमोसोम है वो प्रॉपर्ली जो है वो काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो टेस्टिस हैं वो स्मॉल होते हैं एंड फर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनफर्टिलिटी। अब ये इनफर्टिलिटी को जो है वो मैं येलो से इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई दिस पेशेंट हैव इनफर्टिलिटी, ठीक है, रादर देन हैविंग द टेस्टिस। इन टेस्टिस होने के बावजूद भी जो है इन पेशेंट में इनफर्टिलिटी क्यों देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो इनका जो स्टेचर है ये लॉन्ग स्टेचर के पेशेंट्स होते हैं, इनका जो कद है वो बहुत बड़ा होता है, तो यू कैन से कि इनका जो है लॉन्ग हाइट होती है बिकॉज ऑफ जो एपिफाइजल क्लोजर है वो डिलेड हो जाता है, और आप सबको पता है कि एपिफाइजल प्लेट जो है वो एक ट्यूबिलिटी पर जाकर जो है वो क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग बोन की एलोंगेशन है वो होना बंद हो जाती है। तो इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिलेड एपिफाइजियल क्लोजर, ठीक है। तो ये आपको लंबा कद इनको लंबा कद देखने को मिलेगा इन पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद एक्स क्रोमोसोम है, तो दैट मींस के फीमेल लाइक अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलेगी, और मोस्टली जो आपको देखने को मिलती है वो गैनेको मेस्टिया देखने को मिलती है, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज इन द फीमेल, इस कंडीशन को हम गैनेकोमेस्टिया कहते हैं। अच्छा, आप सबको पता है कि फीमेल में ब्रेस्ट होती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दे हैव फेमिनिन टाइप ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। अब गैनेकोमेस्टिया ये भी बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल है, तो दैट मींस कि इन पेशेंट में भी जो है वो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है ना, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम बार बॉडी, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हाई दीज पेशेंट हैव इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि डिसजेनेसिस ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हो जाती है, डिसजेनेसिस ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। अब जब सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल जो है वो नहीं होगा तो होगा क्या, होगा यही कि आपके जो सर्टोली सेल है वो नहीं बनेंगे, अगर हुए भी तो एबनॉर्मल काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके जो लीडिंग सेल हैं वो नहीं बनेंगे, अगर हुए भी तो वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो सर्टोली सेल जो है या कुछ ये सर्टोली सेल है ये क्या करते हैं, ये एक नॉर्मली जो है ये एक हार्मोन है वो रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं इनहिबिन बी, ठीक है। अब जब सर्टोली सेल जो है वो काम नहीं करेंगे या प्रेजेंट हुए भी तो डिसफंक्शन की वजह से जो है वो काम नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि ये इनहिबिन बी जो है ये नहीं बना पाएगा, दैट मींस कि इनहिबिन बी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इनहिबिन बी का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये एफएसएच को डिक्रीज करता है, ठीक है, इसकी नेगेटिव फीडबैक करता है, ठीक है, ताकि एफएसएच जो है वो ज्यादा ना हो। एफएसएच ज्यादा भी होगा या लो होगा तो वो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है वो रोड़ा अटकाएगा, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इनहिबिन बी क्या करता है, जब इनहिबिन बी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या कि आपका जो एफएसएच की इनहिबिशन है वो नहीं हो पाएगी, दैट मींस कि एफएसएच जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ही होगा। अब ये जो लीडिंग सेल है इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन को जो है वो बनाते हैं। जब लीडिंग सेल डिसफंक्शन हो गया तो टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो नहीं बनेगा, आपकी बॉडी सेंस करेगी देयर इज अ डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, जब बॉडी डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल को सेंस करेगी तो ये फीडबैक मैकेनिज्म भेजेगी आपकी पिट्यूटरी को टू सीक्रेट द एलएच, ठीक है। लेकिन एलएच बनता जाएगा क्योंकि लीडिंग सेल एबनॉर्मली डिसफंक्शन है, ठीक है, या नहीं प्रेजेंट, तो वो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगी, दैट मींस कि आपकी बॉडी थ्रू आउट द एलएच बनाती जाएगी, दैट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज एलएच। तो इन पेशेंट में जो है वो हमें एलएच एंड एफएसएच जो है वो इंक्रीज हुए देखने को मिलते हैं,
ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट में। जो मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो है वो इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं अगर आना हुआ, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज कम, ठीक है, छोटी छोटी चीज से भी जो है वो एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो टर्नर सिंड्रोम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो है बेसिकली फीमेल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स तो होता है लेकिन एक मिस क्रोमोसोम होता है, सो दैट्स व्हाई नॉर्मल जो है 46 होते हैं, एक मिस हो गया तो रह गए 45। ये बेसिकली ड्यू टू क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। देखो ना, जब एक फीमेल और जो मेल है वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो फीमेल में से तो एक्स आना ही आना है। तो अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है तो दैट मींस कि किस वजह से एब्सेंट है, वो पैटर्नल काज हो सकती है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि टर्नर सिंड्रोम में जो है वो पैटर्नल काज हो सकती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पेशेंट हैं ये रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इनका शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है, छोटा कद होता है, ठीक है। उसके बाद जो है, लेकिन ये शॉर्ट स्टेचर जो है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग द ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, ठीक है। ये यू कैन से कि ये मैनेजेबल है शॉर्ट स्टेचर होना इनका, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इनमें प्रॉपर एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, या इनमें या यू कैन से कि ये फीमेल तो होती है लेकिन इनमें प्रॉपर एक्स क्रोमोसोम की जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो है इनकी ओवरीज जो है डिसजेनेसिस हो जाती है। ओवरीज डिसजेनेसिस, या इनको हम एट्रोफिक ओवरीज भी कहते हैं, ठीक है। यूएसएमएल में एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने पूरा सिनेरियो दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द फाइंडिंग इन दिस पेशेंट, तो नीचे एक ऑप्शन था एट्रोफिक ओवरीज, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एट्रोफिक ओवरीज हो गया, इसको हम स्ट्रीक ओवरीज भी कहते हैं, दूसरा नाम इनका स्ट्रीक ओवरीज भी आती है, लेकिन उन्होंने यूएसएमएल में क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो एट्रोफिक ओवरीज था। चाहे डिसजेनेसिस हो जाए, स्ट्रीक हो जाए तो एट्रोफाइड हो जाती है ना, सुकर जाती है, तो एट्रोफिक ओवरीज उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें जो है परेशानी होने की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि एट्रोफिक ओवरीज का भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो चेस्ट है वो ब्रॉड होती है, ठीक है, विद वाइडली स्पेस्ड निप्पल, ठीक है, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निप्पल, ठीक है। उसके बाद इन पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इन पेशेंट में बाइकस्पेड ऑरोटिक वेल हो सकती है। नॉर्मली जो है वो अरोटिक वेल ट्राइकस्पिड होती है, लेकिन इनमें जो है बाइकस्पिड अरोटिक वेल देखने को मिल सकती है, ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ अरोटा आपको देखने को मिल सकता है इन पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद आप जब फीमोरल और ब्रेकियल प्लेक्स के दरमियान जो है वो देखोगे एक डिफरेंस, तो आपको जो है ब्रेकियल प्लेक्सेस में जो है, सॉरी ब्रेकियल प्लेक्सेस कह रहा हूँ, ब्रेकियल प्लेक्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ कोआक्टेशन ऑफ अरोटा। कोआक्टेशन ऑफ अरोटा में होता है कि आपकी जो नीचे वाली पेरिफेरी है उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से फीमोरल आर्टरी की जो ब्लड है, फीमोरल आर्टरी में ब्लड जो है वो कम जाता है, तो जब ब्लड कम जाएगा तो वहां पर जब पल्स फील करोगे तो वो लो होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमें फाइंडिंग देखने को मिलती है, फीमोरल जो है पल्स वो कम होती है, ठीक है, और ब्रेकियल पल्स जो है वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ कोऑक्टेशन और रोटा की वजह से आपकी जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपर लिम्ब की तरफ ज्यादा हो जाती है। तो इन पेशेंट में आप देखोगे कि इनके जो अपर लिम्ब होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यू कैन से कि, या उनकी हाइपरट्रोफी भी हो जाती है, लेकिन जो नीचे वाले लिम्ब होते हैं वो थिन होते हैं। तो कोऑक्टेशन ऑफ रोटा में ये क्लासिकल फाइंडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक्स डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द नेक, लिम्फेटिक डिफेक्ट इन द नेक। तो जब ये लिम्फेटिक डिफेक्ट आपको नेक में देखने को मिलेंगे तो इन पेशेंट की अंदर जो है आपको एक क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी, उसका नाम है वेब नेक, ठीक है। तो वेब नेक जो है इन पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी, और यूएसएमएल में आपको अक्सर जो है वेब नेक का लफ्ज यूज नहीं किया जाता, वो आपको कहते हैं कि उसकी जो नेक है पोस्टीरियर साइड पर जो है उसकी हाइपरट्रोफी हुई है या पता नहीं कैसा इस तरह का कुछ बताते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम वेब नेक ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और फाइंडिंग उन्होंने दी होती है, दैट इज एडिमा इन द फीट एंड द हैंड, ठीक है, तो वो ड्यू टू लिम्फेडिमा की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक जो है वो अब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो लिम्फेडिमा इन फीट एंड हैंड्स, ठीक है। तो ये भी आपने जो है बात याद रखनी, दैट इज द क्लासिकल फाइंडिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक क्लिनिकल पिक्चर दी जाए हाथ की, तो इन पेशेंट में जो है
फोर्थ मेटाकार्पल जो है वो शॉर्ट होता है, शॉर्टन फोर्थ मेटाकार्पल। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एंडरी में एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी एमेनेरिया इन द फीमेल। ठीक है, तो वो आपको कहना है कि टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी एमेनेरिया। ठीक है, तो ये बात जो है आपने कभी भी नहीं बोलनी। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें इन फीमेल मेल में या सॉरी मेल कह रहा हूँ, फीमेल में क्या देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ओवरीज नहीं बनती, ओवरीज नहीं बनेंगी तो इनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर पेशेंट जो आते हैं वो बेसिकली मीनोपॉज बिफोर मेनार्की की कंडीशन के साथ आते हैं, मतलब कि उनकी मेंसेस स्टार्ट होती ही नहीं है, उनको स्टार्ट होने से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं मेनोपॉज बिफोर मेनार्की। ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवरीज बिकम स्ट्रेक और एट्रोफाइड। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेनोपॉज बिफोर मेनार्की। मेनार्की मींस के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, तो इस इन पेशेंट में जारी बात है, ऊपर हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो जब एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा, ठीक है, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी जब एस्ट्रोजन को सेंस करेगी डिक्रीज है, तो आपका पिट्यूटरी जो है वो एलएच एंड एफएसएच को जो है वो सिक्रीट करता जाएगा। ठीक है, और ये आपको हाई देखने को मिलेगा इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम आल्सो। क्लाइनफेल्टर में भी हाई मिलते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, और टर्नर सिंड्रोम में भी जो आपको हाई में देखने को मिलते हैं एलएच एंड एफएसएच बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो आपने याद रखना है वो सेक्स क्रोमोसोम जो एब्सेंट होता है, ठीक है, वो मोस्टली जो है वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। ये जो पॉइंट अब मैं बताने लगा हूँ आगे जितने भी पॉइंट है वो सारे यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी हाई पॉइंट है, क्योंकि वो एक सिनेरियो दे देते हैं, वो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो इससे पूछते हैं। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम जो मोस्टली एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ इट इज 45 एंड एक्सओ, और जो मोस्टली एब्सेंट होता है वो एक्स क्रोमोसोम ही एब्सेंट होता है इन पेशेंट में। ठीक है, रेयरली हो सकता है कि वाई प्रेजेंट हो, वाई एब्सेंट हो, सॉरी। ठीक है, और ये क्यों एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस। नॉन डिसजंक्शन जो है वो मियोसिस के दौरान भी हो सकती है और वो माइटोसिस के दौरान भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है मियोसिस के दौरान होती है। ठीक है, अब ये जो मियोसिस है या माइटोसिस है ये कब कब हो सकती है? मियोसिस एरर तब होगा जब पैटर्नल नॉन डिजंक्शन होगी। ठीक है, जब गेमीट्स बने होते हैं पैटर्नल के, तो आप सबको पता है कि 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं एट द एंड। ठीक है, तो मे बी उन 4 में से किसी एक में जो है वो एक्स क्रोमोसोम ना हो, वो खाली हो। समझ आ गई बात? तो इस वजह से जो है आपकी जो है स्पर्म मिसिंग द सेक्स क्रोमोसोम, उसमें बाकी क्रोमोसोम तो होंगे 23। ठीक है, 23 ऑटोसोमस क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन उसमें जो है वो एब्सेंट वो एक्स क्रोमोसोम होगा मोस्टली। ठीक है, तो ये आपको पैटर्नल मियोसिस के दौरान जो है गमीट फॉर्मेशन के दौरान आपको मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो माइटोसिस है वो कब होती है? माइटोसिस हमेशा मैंने बताया कि माइटोसिस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, ज़ायगोट जब बन जाता है तो होता क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो जाता है। इसका क्लासिकल फाइंडिंग है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो दो बातें याद रखनी है, अगर तो नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द पैटर्नल ड्यूरिंग द मियोसिस हुई हुई है, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि मोज़ेकिज्म का हमें पैटर्न नहीं देखने को मिलता, मोज़ेकिज्म नहीं देखने को मिलती। अब मोज़ेकिज्म है क्या? व्हाट इज मोज़ेकिज्म? इसमें होता यह है कि जब माइटोसिस होती है, ठीक है, जब माइटोसिस होती है तो कुछ सेल की जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन कुछ सेल जो है वो आपके टर्नर सिंड्रोम वाली जो है कहानी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम मोज़ेकिज्म कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स कुछ सेल्स में होते हैं, ठीक है, और कुछ सेल में जो है वो नहीं होते, इसको हम मोज़ेकिज्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्यूटीफुल बॉडी। ठीक है, अब अगर मैं ग्रीन एरियाज ड्रा करूं, तो ये ग्रीन एरियाज वो एरियाज है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल जो है, जहां पर जो सेल की फॉर्मेशन है वो 46 है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल सेल है। और अगर मैं ये रेड वाले एरियाज ड्रा करूं तो ये मुझे बताते हैं कि यहाँ पर जो है क्रोमो ये जो सेल है ये जिस सेल से बने हैं उसमें जो है
एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिस था, इसको हम मोज़ेकिज़म कहते हैं। ठीक है, तो मोज़ेकिज़म का जो एमसीक्यूज आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है, कुछ सेल में 46 XX होते हैं, ठीक है, और कुछ में जो है वो 45 XO होते हैं, तो आपने इसको मार्क लगाना है, ठीक है, दैट इज मोज़ेकिज़म सीन इन द टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया कि जो मोस्टली मिसिंग क्रोमोसोम होता है वो एक्स ही होता है, इसलिए ये जो है जीनोटाइपिकली फीमेल्स ही कंसीडर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो यूएसमली पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एमसीक्यू ये भी आता है कि क्या इन पेशेंट में जो है वो प्रेगनेंसी अचीवेबल है, तो यस ऑफ कोर्स अचीवेबल है, बट इन मोस्ट केसेस में जो है सम केसेस में जो वो आईवीएफ के जरिए जो है वो आप प्रेगनेंसी को जो है वो अचीव करवा सकते हो इन पेशेंट में। तो वहां पर लंबा सा सिनेरियो दिया हुआ था टर्नर सिंड्रोम का, तो ऊपर नीचे दिया हुआ था कि विच मेथड इज यूज्ड टू, मतलब कि उन्होंने बताया हुआ था कि प्रेगनेंसी हम जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं पेशेंट में, तो आईवीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है आपने याद रखनी आईवीएफ की बात, जो फिर हमने एक्सोजेनियस एस्ट्राडियोल वगैरह देने हैं, प्रोजेस्टेरोन देने हैं, तो फिर जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। ये नहीं करना कि आईवीएफ करके जो है बाकी जारी बात है मेंटेनेंस हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन इज अ मेंटेनिंग हार्मोन ऑफ द प्रेगनेंसी, तो जब वही नहीं होगा तो भाई जारी बात है प्रेगनेंसी तो नहीं सस्टेन कर पाएगी। तो आईवीएफ के बाद जो है वो एस्ट्रोजन एंड एस्ट्राडियोल जो है 17 बीटा एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो हम देते हैं। ये जो मैंने बातें बता दी हुई हैं दैट आर व्हाट वर मॉर्निंग इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्थ मेंशनिंग एंड वर्थ लर्निंग अबाउट दोस काइंड ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये यूएस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बराबर इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम से मोस्टली जो एनआरएम एमसीक्यू आया हुआ वो यही आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनेरिया, तो वो आपने वो बता देना है कि दैट इज टर्नर सिंड्रोम। तो ये था सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब आ जाओ डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट है इसमें कुछ एंजाइम्स की जो है वो डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कुछ में जो है वो रिसेप्टर इंसेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ तो व्हाट इज एरोमेटेज डेफिशिएंसी। एरोमेटेज डेफिशिएंसी। अब ये जो आपका एरोमेटेज एंजाइम है ना, ये बेसिकली आपके जो है बॉडी में फैट में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये आपके जो है एड्रीनल ग्लैंड है उसमें भी ये मौजूद होता है। अब ये एरोमेटेज है ये क्या करता है, ये बेसिकली एंडोजीनियस एस्ट्रोजन बनाता है, एंडोजीनियस एस्ट्रोजन बनाता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द फीटल लाइफ अगर किसी बेबी में जो है एरोमेटेज डेफिशिएंसी हो जाए, होता क्या है कि ये जो एस्ट्रोजन है ये नहीं बन पाता। ठीक है, जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है बेबी का वो इसको जो है एस्ट्रोजन को है वो नहीं बना पाता है, डीएचईए को जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता, डीएचईए को कन्वर्ट नहीं कर पाता एस्ट्रोजन में। ठीक है, अब जब एस्ट्रोजन में नहीं कन्वर्ट कन्वर्ट पाएगा तो होगा क्या है कि ये जो प्रिकर्सर है, ठीक है, इट इज द सेम प्रिकर्सर यूज फॉर द एस्ट्रोजन कन्वर्जन एंड यूज फॉर द टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन। ठीक है, जारी बात है एक ट्रैक्टर आ रहा है, ठीक है, सॉरी मैंने कुछ खोल बना दिया, एक यू कैन से एक कंटेनर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर सामान भरा हुआ है। ठीक है, अब उसने जो है सामान जो है वो उतारना है इस फार्म हाउस पे। ठीक है, तो ये फार्म हाउस है वो ऑलरेडी जो है वो भरा हुआ है। अब इसने कहीं ना कहीं तो अपना सामान उतारना है, वो क्या करेगा, वो उतार देगा इस वाले टेस्टोस्टेरोन वाले फार्म हाउस पे, ये खाली था। तो इनमें एरोमेटेज डेफिशिएंसी होने की वजह से होता क्या है कि एस्ट्रोजन नहीं बन पाता, ये रॉ मटेरियल है ये वाला डीएचई है। ठीक है, तो जब ये नहीं बन पाता तो ये जो अपना सामान है डीएचई प्रिकसर है वो टोटली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, बाय पेरिफेरली में जो है पेरिफेरी में जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब टेस्टोस्टेरोन बेबीज में बनता रहेगा, फीमेल में स्पेशली फीमेल जो बेबीज हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, तो होगा क्या कि विरिलाइजेशन ऑफ द बोथ फीमेल एंड इन्फेंट एटिपिकली जेनिटेलिया आपको देखने को मिलते हैं, एटिपिकल जेनिटेलिया देखने को मिलते हैं। मतलब कि जब बेबी पैदा हो जाता है तो आप समझ नहीं पाते आया कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लासिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, ये जो बेबीज का जो टेस्टोस्टेरोन है या डीएचई है, ये एबिलिटी है इसकी कि ये एंड्रोजन जो है फीटल एंड्रोजन ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। तो अगर बॉडी में बेबी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो दैट मींस कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की बॉडीज में भी जाएगा। तो जब मदर की बॉडी में जाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन लाइक जो है वो सिम्टम कॉज करेगा, मतलब कि मदर को एक्नी हो सकता है या हिर्सुटिज्म हो सकता है, एक्नी हिर्सुटिज्म हो सकता है।
ठीक है। हिस्टोडामाइन के एबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है, जैसे मर्दों को दाढ़ी आती है ना, इस तरह जो है इसको हम हिस्टेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है। अब केस इस तरह से इसका यूं आ सकता है कि अ फीमेल पेशेंट केम टू यू, ठीक है, कि उसको जो है उसका जो बेबी है वो बोर्न हुआ है, लेकिन जेनेटिलिया जो है वो एटिपिकल है, लेकिन वो कहती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई हैव एक्नी एंड हिस्टेरिज्म, विच ऑल फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो भाई एरोमेटेज एंजाइम डेफिशिएंसी आपने आंखें बंद करके जो है वो लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आगे तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ठीक है। तो एंड्रोजन की बात हो रही है तो मींस के ये मेल्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज एंड्रोजन इन सेंसिटिविटी सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो ये बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर की टाइप है। इसमें आपको जो है क्या देखने को मिलता है, इसमें जो है नॉर्मल 46 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई देखने को मिलता है, लेकिन ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में होता ये है कि मेल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है इनकी फीमेल अपीयरिंग भी जो है आपको देखने को मिलती है। फीमेल जेनेटिकली जो है ये मेल होते हैं, बट फीमेल अपीयरेंस होती है, बिकॉज ऑफ एंड्रोजन जो है वो काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। अब इनमें क्या आपको देखने को मिलता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, लेबिया मेजोरा वगैरह, ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्सिलरी स्कैंट, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। रूडिमेंट्री वेजाइना भी आपको इन पेशेंट में देखने को मिलता है, रूडिमेंट्री वजाइना भी आपको देखने को मिलता है। यूट्रस भी आपको देखने को मिलता है इन पेशेंट में, और फिलिपियन ट्यूब भी देखने को मिलता है। यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब वगैरह वगैरह, क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है टेस्टिस से वो नहीं बन पाता, क्योंकि एड्रोजन जो है वो नहीं बनते तो है, लेकिन इनसेंसिटिविटी होती है, जिनकी वजह से जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो एब्सेंट रिलीज नहीं हो पाता फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट है बेसिकली नॉर्मली टेस्टिस होते हैं उनके फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल नॉर्मल टेस्टिस, लेकिन वो आपको जो है वो उन सुक्रूटम में नजर नहीं आएंगे, वो आपको क्योंकि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको लेबिया मेजोरा में नजर आएंगे। तो लेबिया मेजोरा में नजर आते हैं तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। तो ये एक सर्जिकल कंडीशन है, इसको हम रिमूव करते हैं, बिकॉज ऑफ जो क्रिप्टोर्किडिज्म है ये टेस्टिकुलर कैंसर करवा करवा सकती है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो इन पेशेंट में जो है वो आपको इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन तो मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन तो मिलेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन भी आपको देखने को मिलेगा इन पेशेंट में, ठीक है। एस्ट्रोजन अगर मिलेगा तो ये गायनेकोमेस्टिया भी करवाएगा, ठीक है, और आपको जो है एलएच भी देखने को मिलेगा इंक्रीज। ये दो बातें नहीं आपने बोलनी एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता है और एलएच भी इंक्रीज होता है। अब ये क्यों इंक्रीज होते हैं, वो इसलिए इंक्रीज होते हैं यार, देखो आपकी बॉडी चाहे टेस्टोस्टेरोन बना रही है, लेकिन उस टेस्टोस्टेरोन को काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए, तो वो रिसेप्टर नहीं है, तो जब रिसेप्टर नहीं है तो दैट मींस कि इसको इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, ठीक है। और यू कैन से कि वो जो रिसेप्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, ठीक है, उन पर टेस्टोस्टेरोन काम ही नहीं कर पाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर पाएगा तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बॉडी क्या करेगी कि बॉडी सेंस करेगी कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है लेकिन होता है, तो जब वो सेंस करेगी तो वो क्या करेगा, वो फीडबैक भेजेगा कि वो एलएच को भी इंक्रीज करे। जब एलएच इंक्रीज करेगा तो जारी बात है आपके जो टेस्टिस हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, लेकिन रिसेप्टर में काम खराब हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एलएच भी बढ़ता जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में जो है वो को इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्लस इंक्रीज जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली होता है, ये भी मेल्स हैं 46XY, ठीक है, लेकिन ये भी डीएसडी है, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है, ये बात आपने नहीं बोलनी, ठीक है। अब होता क्या है कि मोस्ट पोटेंट फॉर्म एंड हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है इट इज द मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपके एक्सटर्नल जेनिटल्स को प्रॉपर बनने के लिए ना इसका होना लाजमी है। अब होता है ये कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है डीएचटी में वाया एंजाइम दैट इज कॉल्ड 5 अल्फा रिडक्टेज। तो जब ये एंजाइम नहीं होगा
जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो क्या ये टेस्टोस्टेरोन है डीएचटी में कन्वर्ट होगा? नहीं कन्वर्ट होगा। तो जब डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्सटर्नल जेनिटल जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम उस कंडीशन को नाम देते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि आया कि जो ये बेबी बोर्न हुआ है ये फीमेल है या मेल है। इसको हम कहते हैं एम्बिगुअस जेनिटल्स या एटिपिकल जेनिटेलिया भी कहते हैं, एटिपिकल जेनिटेलिया, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिशिएंसी है ये आपकी जो है वो ठीक हो जाती है जब बेबी जो है, जो बच्चा जो है वो प्यूबर्टी को पहुंचता है, बिकॉज ऑफ टेस्टिस जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस काम कर रहे होते हैं। जब टेस्टिस ग्रोथ होती है तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, फिर जो है इसकी डीएचटी की जो कमी है उसको जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो पूरा कर देते हैं। अलबत्ता डीएचटी में कन्वर्ट तो नहीं होता, लेकिन ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनने की वजह से जो वो एटिपिकल जेनिटल्स हैं वो मेल टाइप में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। एलएच भी नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरनल जेनिटल्स जो है वो भी नॉर्मल होते हैं इन पेशेंट में। प्यूबर्टी का आपने वेट करना होता है, उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी। उसके बाद आ जाओ लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कॉलमान सिंड्रोम या कैलमैन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। बेसिकली कॉलमान सिंड्रोम जो है बहुत फीमेल में भी हो सकता है, ये मेल में भी हो सकता है, ठीक है। कॉलमैन सिंड्रोम की जो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो अगर मैं बताऊं तो ये है कि फेलियर टू कंप्लीट प्यूबर्टी। इसमें जो प्यूबर्टी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, फेलियर टू कंप्लीट प्यूबर्टी, ठीक है। अब जब होता ये है कि ये हाइपोगोनेडिज्म की टाइप है, ठीक है। इसमें डिफेक्ट होता है माइग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स का, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, डिफेक्ट इन माइग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। अब जब माइग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स नहीं हो पाती तो इससे हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि आपको जो है ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो डेवलप नहीं होता, ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो डेवलप नहीं होता। और दूसरा ये कि आपका जो गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जीएनआरएच जो है वो नहीं बन पाते या वो बहुत कम बनते हैं, ठीक है, इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसकी जो हमें क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है कि पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हमें स्मेल नहीं आती, मतलब कि हमें जो खुशबू है या स्मेल है वो नहीं सेंस कर पाते, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज सेंसेशन ऑफ स्मेल होगा तो उसको हम कहते हैं हाइपोस्मिया, और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेलिंग इसको हम एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया, ठीक है। अब अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम है तो दैट मींस के आगे जो है आपके एफएसएच और एलएच जो है वो भी कम होंगे, ठीक है। ये कम होंगे तो दैट मींस के आपके जो है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी कम, बिकॉज ऑफ ये दोनों कम है, ठीक है। तो जब ये कम होंगे तो दैट मींस के मेल हो तो उनमें इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी। और फीमेल में जो है वो आपको एमेनिया देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों इनफर्टिलिटी ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉलमैन सिंड्रोम में जो है ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, बिकॉज ऑफ यूएसएमएलई में इससे भी रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू आ चुका है एक आधा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए और ये बहुत आसान तरह से है। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर DSD, डेवलपमेंटल सॉरी सेक्स डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है सेक्स डेवलपमेंटल, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन AIS भी इसको कहते हैं, AIS, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब इसमें मैंने बताया ऊपर कि इसमें टेस्टोस्टेरोन तो नॉर्मल होता है, वो बॉडी प्रोड्यूस करती जाती है, चूंकि रिसेप्टर का मसला होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है उस पर काम नहीं कर पाता। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है, और एक लाइन लिख देता हूँ एलएच की। अब एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में होता क्या कि आपकी बॉडी जो है वो सेंस करती है कि टेस्टोस्टेरोन कम है, लेकिन होता नॉर्मली है, क्योंकि इसलिए वो सेंस करती है क्योंकि रिसेप्टर काम नहीं कर पाते, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा होता है। अब जब बॉडी आपकी सेंस करती है कि कम है तो वो क्या करेगा, वो फीडबैक भेजेगा आपके पिट्यूटरी को, ठीक है। तो पिट्यूटरी क्या करेगा, वो सेंस करेगा कम है तो वो क्या करेगा, एलएच के जो है वो बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा देखने को मिलेगा और एलएच भी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एक ये और कंडीशन होगी, ठीक है।
दूसरी कंडीशन आ जाओ, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर, ठीक है, एक ऐसा ट्यूमर जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, और यू कैन से के लीडिक सेल का ट्यूमर हो सकता है, लीडिक सेल ट्यूमर, और एक्सोजीनियस एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड यूज करते हैं। ये जो लोग यूज करते हैं ना जिम वाले स्टीरॉइड्स वगैरह वगैरह, उनमें इनफर्टिलिटी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है, या एक्सोजीनियस स्टीरॉइड्स जिनमें जो है एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स होते हैं। अब होगा क्या कि जब अब बाहर से या तो लीडिक सेल का ट्यूमर हो या एक्सोजीनियस स्टीरॉइड हो, होता क्या है कि दोनों ही जो क्या क्या लीडिक सेल जो है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देंगे, रिसेप्टर बिल्कुल ठीक है। एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो वो आपकी बॉडी सेंस करेगी कि बॉडी में जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। होगा क्या कि इसमें टेस्टोस्टेरोन तो ठीक हो, इंक्रीज रहेगा, लेकिन इंक्रीज होने के साथ साथ इसका फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है, तो ये फीडबैक भेजेगा एलएच को कि भाई मेरी बॉडी की डिमांड्स पूरी है, यू हैव टू डिक्रीज और शट डाउन द सिंथेसिस ऑफ एलएच। तो होगा क्या कि आपको डिक्रीज एलएच जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ये होगी बात। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर, और वो है थर्ड पॉइंट, और वो है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म, अच्छा, प्राइमरी के बारे में हमने एंडोक्राइन सिस्टम की बात की, तो जो प्राइमरी डिजीज होती है उनका मतलब ये होता है कि डिजीज प्रेजेंट विद इन ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन जो कोई भी है, ठीक है। और सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी में ये होता है हाइपोगोनेडिज्म, डिजीज प्रेजेंट है किसी और ऑर्गन के डैमेज की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म हो जाए तो इसमें होता ये है कि आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है वो डेवलप नहीं हो पाते, यूं कह लो कि जब टेस्टिस नहीं डेवलप होंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होगा, आपकी बॉडी सेंस करेगी कम है, क्योंकि ये प्राइमरी है, आपका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वगैरह है वो बिल्कुल फंक्शनली काम कर रहे हैं, फंक्शनली नॉर्मल है, तो जब बॉडी आपकी सेंस करेगी टेस्टोस्टेरोन कम है, तो होगा क्या कि वो पिट्यूटरी को बताएगा कि भाई मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, यू हैव टू सिंथेसाइज एलएच मोर, तो वो क्या करेगा एलएच को बनाता जाएगा, ये कम ही रहेगा, और कम होने की वजह से वो फीडबैक जो है उसको बढ़ाता रहेगा। तो इन पेशेंट में जो है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म के हमें डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड इंक्रीज एलएच देखने को मिलता है। इसके बाद सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म की बात आ जाए तो दैट मींस कि जो डिजीज है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन पिट्यूटरी, तो एलएच नहीं बनेगा, तो दैट मींस कि एलएच नहीं बनेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो है मार्कर डायग्नोसिस, हाउ टू डायग्नोज द डिसऑर्डर ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पर जो है हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से या फिजिकल अपीयरेंस से जो है वो कैसे जज करना है आया कि इस पेशेंट को जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज द यूट्रस एंड द सेकंड वन इज द ब्रेस्ट। यूट्रस, ब्रेस्ट, और यहाँ पर जो है मैं कमेंट लिख दूंगा कि कौन सी डिजीज हो सकती है। अच्छा, अगर तो यूट्रस प्रेजेंट हो और ब्रेस्ट हो एब्सेंट, ठीक है, ये यूट्रस प्रेजेंट है दैट मींस कि ये फीमेल ही है, लेकिन ब्रेस्ट हो एब्सेंट, तो हम ये कंसीडर करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म इन द फीमेल, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म इन द फीमेल, ठीक है। अब आ जाओ, अगर यूट्रस एब्सेंट है और ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर फीमेल की बात हो तो ये मुलरियान एजेनेसिस की वजह से जो है यूट्रस एब्सेंट होता है, मुलरियान एजेनेसिस। यूएस असेंबली में इस रिलेटेड एमसीक्यू आया हुआ था, वो ये कि एक एमसीक्यू दिया हुआ था, क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ था कि एक फीमेल है, ठीक है, वो मेंसेस नहीं आते उसको, ठीक है, उसके बाद जो है उसकी जो ब्रेस्ट है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो है यूट्रस जो है या उसको जो है एमेनेरिया है वो नहीं होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मुलरियान एजेनेसिस का टॉपिक जब पढ़ोगे ना आप यूट्रस में, तो आपको वहां पर बाइकॉन्वेट यूट्रस वगैरह इस तरह की जो चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो ये वहां से एमसीक्यू आया हुआ था। तो मुलरियान एजेनेसिस की वजह से जो है यूट्रस एब्सेंट होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। अगर ये मेल्स में हो, होता क्या, मेल्स में तो यूट्रस नहीं होता ना, सारी बात है, लेकिन उनमें ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट हो तो ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होता है, ठीक है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में बेसिकली होता ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा होता है, ठीक है, रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर पाते, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा होता है। अब इस टेस्टोस्टेरोन जो ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होना होता है, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में वाया एंजाइम एरोमेटेज, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो होता ये है कि एस्ट्रोजन जो है वो आपके जो मेल चेस्ट है उसके ऊपर जाकर काम करता है, तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं, तो इन पेशेंट में जो है फिर हमें
अगर आपके पास पेशेंट आ जाए, मेल आ जाए, तो आपने देखा है कि उसकी ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट है, तो फिर आपने सारा जो है वो तहकीक करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था सेक्स क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर के वाले से, ठीक है। और उसके बाद हमने एंड पर जो है वो डिस्कस किया कि डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट, वो डिस्कस कर लिया। होप्स हो कि यार मैंने आपको जो है वो अच्छे से समझा दिया है कि क्या होता है क्या नहीं। तो कोशिश किया करो यार अभी इस बुक को पढ़कर जो है एमसीक्यू लेक्चर लेकर जो है वो पढ़ा करो, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। लेक्चर देने का मकसद ये होता है कि आप एक मरतबा जाकर गो थ्रू हो जाओ, और लेक्चर देने का मकसद ये भी होता है कि बच्चे जो है वो रफली जो है, जब आप लेक्चर के बगैर जो है बुक को रीड करोगे तो आपको जो है वो रफ लगेगा हर चीज, ठीक है, तो आपका दिल नहीं करेगा। तो रफली चीजें जो है उसको ना लेके जाया करो, वो ऐसी है कि अपने आप को जबरदस्ती रट्टा लगवाना। तो लेक्चर लिया करो, नॉट माइन ओनली, जिसी किसके भी पसंद है उसके लिया करो। तो लेकिन लिया करो, अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज करो। ये जो आपको छुट्टियां हुई हैं, स्पेशली जो मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ये गोल्डन टाइम होता है। मैं इस टाइम को गोल्डन टाइम कंसीडर करता हूँ अपने पूरे साल का, बिकॉज इसमें मेरे ऊपर कोई टेंशन वगैरह नहीं होती, फ्री टाइम होता है और इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ अच्छे से। तो ये यूटिलाइज कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता तो यही टाइम जो है वो अपने फर्दर स्टडीज पर भी लगा सकता था, लेकिन क्योंकि जो मेरे पास है मैंने सिर्फ यही रखा हुआ है अपने लिए कि यार मेरे पास जो है मैंने उसको आगे कन्वे करना था, कि किसी और का भी भला हो। तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज बेस्ट कि आप जो है आगे भी बांटें। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि मुझे नहीं पता कि कौन सा होगा, देखने की कौन सा होगा, लेकिन मैं आपको जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है कंप्लीट करवा दूंगा। दुआ में हमेशा याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज।